आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं सेंट्रॉइड के बारे में। अभी तक हमने सेंट्रॉइड के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और हमने डिस्कस किया था कि किसी भी वन डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी, कंपोजिट प्लेन फिगर, इसके लिए हम कैसे सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी को हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम सिमेट्रिक बॉडी का सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करते हैं या सिमेट्रिक बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इस तरीके से एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस का सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया था। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगल जिसका लेंथ b और हाइट h है, इसका सेंट्रॉइड हमने फाइंड आउट किया था। और सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमने x एक्सिस बेस को y एक्सिस लेफ्ट एज को कंसीडर किया हुआ था और इसी x और y एक्सिस के रिफरेंस में सेंट्रॉइड पॉइंट C का कोऑर्डिनेट लोकेशन हमने फाइंड किया हुआ था। क्लियर है? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो सेंटर पे आता है, जिससे हमने वर्टिकल वाई डैश और हॉरिजॉन्टल एक्स डैश एक्सिस ड्रॉ किया है और ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है। ठीक है, तो ये C का लोकेशन हमने x और y एक्सिस के रेफरेंस में बताया था h/2 और b/2। क्लियर है? अब ये यहाँ पे सेंटर पे मिला हुआ है। अब हम अगर इस एक्सिस को क्या करें, चेंज कर दें और दूसरे जगह एक्सिस लें तो उसके सेंट्रॉइड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? मतलब जहाँ पे सेंट्रॉइड है इस प्लेन फिगर का, वो सेंट्रॉइड वहीं पे ही रहेगा। हम कहीं पे भी एक्सिस को कंसीडर करें, एक्सिस ऐसे जगह कंसीडर किया जाता है जहाँ से हम डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकें, इसलिए हमने बेस और लेफ्ट एज से एक्सिस को कंसीडर किया है। अब देखते हैं कि ये रेक्टेंगल क्या है, इसके वर्टिकल एक्सिस वाई डैश और एक्स डैश के रेफरेंस में ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर है? सिमेट्रिक बॉडी क्या होता है आपको पता है। हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है बीचों बीच वाई डैश एक्सिस, तो दोनों तरफ इक्वल एरिया और इक्वल शेप साइज ये मिलेगा। उसी तरीके से एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल, इसके नीचे और ऊपर सेम साइज और शेप का ये एरिया में मिलता है। तो ये बॉडी क्या है, सिमेट्रिक है। तो जब भी सिमेट्रिक बॉडी हो तो उसका हम एक्स और वाई एक्सिस को बेस और लेफ्ट एज पे ना लेके उसके सिमेट्रिक एक्सिस पे ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एक सर्कुलर प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है जिसका हमने सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया हुआ था, ये भी एक सिमेट्रिक बॉडी है। ठीक है, इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमने बेस पे और लेफ्ट एज पे एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर किया था और इसके सेंटर पे ही हमें सेंट्रॉइड मिला था। इसी तरीके से हमने देखा था अनइक्वल आई सेक्शन, इसका सेंट्रॉइड हमने फाइंड आउट किया था बेस को एक्स और लेफ्ट एज को वाई एक्सिस कंसीडर करते हुए। ये आई एक कंपोजिट प्लेन है और देखेंगे कि ये वाई डैश एक्सिस के रेफरेंस में क्या है, सिमेट्रिक है, लेकिन एक्स डैश के रेफरेंस में सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स डैश के नीचे एरिया अलग है और एक्स डैश के ऊपर एरिया अलग है। ठीक है, तो सेम एरिया और सेम शेप सेम साइज में हो किसी एक्सिस के दोनों तरफ, तब वो बॉडी क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो जब सिमेट्रिक हो बॉडी तो उसका एक्सिस हम बेस और लेफ्ट एज पे ना लेते हुए उसको और आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आप देखिए ना, रेक्टेंगल वाई इस एक्सिस वाई डैश के सिमेट्रिक है और एक्स डैश के सिमेट्रिक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको और आसान करने के लिए बेस को एक्स न मान के वाई को एक्स न मान के हम क्या करेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसी को हम एक्स और वाई मान लेंगे। जैसे वाई एक्सिस के अबाउट ये क्या है, वाई डैश, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक है, तो हम इसी को क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उस एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और उसको हम एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं। जैसे हमने इसको वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिक है, तो वाई इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया। साथ ही ये एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है रेक्टेंगल, तो इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया। और ऐसा कंसीडर करने से हमें एक्स सी और वाई सी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देखेंगे कि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा पहले की अपेक्षा।
यहाँ पे एक्स सी का वैल्यू 0 मिलेगा, वाई सी का वैल्यू 0 मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे इस केस में जो एक्स और वाई एक्सिस हमने लिया है तो ओरिजिन पे ही सेंट्रॉइड आ रहा है। क्लियर है? देखिए पहले जब हमने एक्सिस कंसिडर किया था तो वहाँ पे एक्स सी का वैल्यू b/2 और वाई सी की वैल्यू h/2 आ रहा था। क्लियर? तो ये एक्सिस हम कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे जगह कंसिडर करिए जहाँ से आप इजीली सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकें, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें। तो सिमेट्रिक बॉडी के लिए आपको हमेशा याद रखना है जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसी एक्सिस को ही आपको एक्सिस कंसिडर करना है, कोऑर्डिनेट है ना, प्लेन कंसिडर करना है, ताकि आप इजीली सेंट्रॉइड वाई सी एक्स सी कैलकुलेट कर सकें। जैसे सर्कल का देखिए ये वाई डैश के अबाउट भी सिमेट्रिक है, एक्स डैश के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो हम बेस और लेफ्ट एज को एक्सिस न मान के उसके वाई डैश और एक्स डैश को ही सिमेट्रिक माने, एक्सिस माने, या जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसी को एक्सिस मान के सेंट्रॉइड कैलकुलेट करें। तो इस केस में भी आप पाएंगे कि ओरिजिन पे ही सेंट्रॉइड मिलेगा, या सेंटर पे ही ओरिजिन बनेगा, सेंटर पे ही इसका सेंट्रॉइड मिलेगा। तो इसलिए हम जब भी सर्कुलर प्लेन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है एक्स और वाई के, तो दोनों एक्सिस को हम एक्स और वाई एक्सिस मानेंगे। क्लियर है? जैसे आई सेक्शन की बात करें तो ये केवल क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए इस वाई एक्सिस को हम सिमेट्रिक मान लें, ए वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे। वाई डैश एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए इसको वाई एक्सिस का कंसिडर करेंगे। एक्स डैश के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए इस बेस पे ही एक्स एक्सिस आपको मानना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस बेस पे और ये वाई एक्सिस इसके बीचों बीच, जिसके अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे ओरिजिन मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ओरिजिन है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स सी का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, 0 होगा, वाई सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब सिमेट्रिक एक्सिस को ही हम एक्सिस कंसिडर करके सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में एक्स सी वाई सी का वैल्यू 0 हो सकता है। जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसके रेस्पेक्ट में सेंट्रॉइड का डिस्टेंस 0 आएगा। जैसे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्स सी 0 आएगा, और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वाई सी का वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा। तो इस केस में सेंट्रॉइड को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। क्लियर है? तो आगे जब भी आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे कोई प्लेन फिगर का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सेंट्रॉइडल उस एक्सिस को आप एक्स और वाई एक्सिस माने जिसके अबाउट सिमेट्रिक है। ऐसा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शनल है आपके पास। अदरवाइज आपको नहीं करना है तो आप जैसा मैंने बताया है एक्स बेस को एक्स माने और लेफ्ट एज को वाई माने, ऐसा कंसीडर करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिमेट्रिक एक्सिस को एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर करने से आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको ये सेंट्रॉइड वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। और बेसिकली इस लेक्चर में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। क्लियर है? तो ये टॉपिक बेसिकली आगे रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ये थोड़ा सा मैंने आपको सेंट्रॉइड के बारे में बताया है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या इसी को हम सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं। तो सेंट्रॉइड के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी बॉडी है जिसमें मास है तो बॉडी अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे इसी के सामने एक 3 डायमेंशनल बॉडी ले लिया, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल का एक मास होता है। जैसे हमने 4 पार्टिकल एग्जांपल के लिए लिया है, DM1, DM2, DM3, DM4, ये सभी क्या है, इसके मास है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे पार्टिकल इसमें बॉडी में हैं। तो अलग अलग बॉडी, कोई भी बॉडी है, अलग अलग पार्टिकल में अलग अलग मास है, तो पूरे देखेंगे कि इसके वॉल्यूम में अलग अलग पार्टिकल पे मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इस बॉडी के मास को हम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम करते हैं, और जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम किया जाता है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्लियर है? वैसे ही देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, देखिए बहुत सारे पार्टिकल है किसी भी बॉडी में। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी, बहुत सारे पार्टिकल है, और हर बॉडी में क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अर्थ पे कोई भी बॉडी हो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है। तो जिसमें मास है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड करेगा ही, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू m × g के बराबर होता है।
जैसे पार्टिकल 1 है तो dm1 इंटू जी, ये df1 के बराबर होगा। ऐसे ही अलग अलग पार्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। 4 पार्टिकल पे 4 ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के हर एक पार्टिकल में पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ रहता है, लेकिन हम इजी कैलकुलेशन के लिए इस क्या कंसिडर करते हैं कि ये सभी फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, या सभी फोर्स का रिजल्टेंट एक पॉइंट पे एक्ट करता है। जिस पॉइंट पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। या आप दूसरे टर्म में ऐसा बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे किसी बॉडी का वेट एक्ट करता हो या वेट को कॉन्सेंट्रेट माना जाता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है? तो हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। क्लियर है? तो आप सेंटर ऑफ मास की बात करें या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, दोनों ही एक पॉइंट पे होता है, इसलिए दोनों को कैलकुलेट करना आसान है, एक ही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए हम मोमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने सेंट्रॉइड का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिए, तो वहाँ से आपको क्लियर होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट मेथड का यूज़ करके हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है, dm1, dm2, dm3, dm4 मास का, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना। तो कोई एक पार्टिकल है, मान लो वाई एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो x हमें कैलकुलेट करना है। x मतलब क्या है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वाई एक्सिस से। तो ये मोमेंट मेथड से हमें क्या मिलता है? x का वैल्यू सम ऑफ dmi xi अपॉन समेशन ऑफ dmi, ये मिल जाएगा। m क्या है? टोटल बॉडी का मास है जो इंडिविजुअल पार्टिकल के मास के सम के बराबर होगा। मतलब m इज इक्वल टू क्या होगा? dm1, dm2, dm3, dm4, ये सभी मास का सम हो, जितने पार्टिकल है उतने। वैसे ही अगर हम y से कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए उसी पार्टिकल 1 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो y1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसी के से सभी पार्टिकल के लिए डिस्टेंस ले और x एक्सिस के अबाउट में मोमेंट को सम करें तो हमें ये मिलता है y c इज इक्वल टू समेशन ऑफ dmi बाय आई अपॉन समेशन ऑफ dmi। क्लियर है? यहाँ पे y क्या है? ये पर्टिकुलर मोमेंट dmi इंटू y1 dm2 इंटू y2, इस तरीके से जितने पार्टिकल है उसका m और y का जो प्रोडक्ट है या सम है, ये ऊपर और नीचे टोटल पार्टिकल के मास का सम। क्लियर है? तो ये दोनों फार्मूला यूज़ करके, जो कि मोमेंट मेथड से हमें मिलता है, इसको यूज़ करके हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर जेड एक्सिस के रेफरेंस में आप निकालना चाह रहे हैं तो जेड एक्सिस के रेफरेंस में भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि जेड सी है, और जेड सी का इक्वेशन हो जाएगा समेशन ऑफ dmi zi अपॉन समेशन ऑफ dmi। क्लियर है? अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी, ये क्या होता है? तो किसी भी, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जिसमें मास है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास होगा ही। तो ज़्यादातर हम सॉलिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे स्फेरिकल बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका सेंटर पे होता है जहाँ पे इसका वेट एक्ट करता है या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। वैसे ही सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जिस पे उसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। उसी तरीके से कोई क्यूबॉइड है या क्यूब है तो ये सॉलिड बॉडी है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही उसका वेट एक्ट करता है। या ह्यूमन बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, उस पर उसका वेट एक्ट करता है। तो कोई भी सॉलिड बॉडी है जिसमें मास है, या केवल सॉलिड बॉडी ही नहीं, 2 डायमेंशनल बॉडी है, प्लेन सरफेस है, लाइन सेगमेंट है, तो उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है, और उसी पॉइंट पे ही उसका वेट एक्ट करता है। क्लियर है? तो देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना, जब हम बॉडी के शेप में चेंज करते हैं या शेप को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है कि
कोई भी बॉडी है, चाहे कोई भी बॉडी हो, 2 डायमेंशनल बॉडी हो या 3 डायमेंशनल बॉडी हो, अगर उसका शेप हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसका साइज चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पोजीशन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे इस तरीके से कोई बॉडी है, आपको दिखाई दे रहा है, नीचे टेबल पर रखी हुई है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता है यहाँ नीचे है CG। अब मैंने इस बॉडी को ऐसे टिल्ट कर दिया है, तो टिल्ट करने से इसका पोजीशन चेंज हो गया, लेकिन इसके शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो पोजीशन चेंज करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है। इसी बॉडी को हम इस तरीके से टिल्ट कर दें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहेगा जहाँ पे है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, इसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। तो किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पे वेट उसका ऐड कर रहा है, वो वहीं पे ही होगा। क्लियर है? लेकिन दूसरे कंडीशन की बात करें कि बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, पहले ह्यूमन बॉडी इस तरीके से इंक्लाइन था 90 डिग्री, अब थोड़ा सा ऊपर हो गया है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या उसका वेट जो ऐड कर रहा है एक पॉइंट पे, वो दूसरे पॉइंट पे ऐड करेगा। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है यदि हम शेप या साइज में चेंज कर रहे हैं किसी भी बॉडी का। तो क्लियर है? इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है, या ध्यान देंगे। इसमें याद रखने वाली बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम शेप साइज को चेंज करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या उसका जो वेट किसी पॉइंट पे ऐड कर रहा है वो शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? तो हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करें। तो कोई भी बॉडी हो, केवल 3 डायमेंशनल बॉडी नहीं, 2 डायमेंशनल हो या 1 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल बॉडी हो, उसका कुछ मास है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ही, सेंटर ऑफ मास होगा ही। 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो उसमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो 1 डायमेंशनल बॉडी, लाइन हो गया, कर्व हो गया, इसका भी सेंट्रॉइड होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। 2 डायमेंशनल बॉडी है, प्लेन है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, कंपोजिट प्लेन फिगर है, तो इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो 1 डायमेंशनल बॉडी जैसे लाइन सेगमेंट है ना, तो लाइन सेगमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो लाइन सेगमेंट या 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए हमने सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया था, और जहाँ पे सेंट्रॉइड होता है वहीं पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी 1 डायमेंशनल बॉडी है तो उसका सेंट्रॉइड जहाँ पे है वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, या सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो जैसा हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया है लाइन सेगमेंट के लिए, उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, या सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। 2 डायमेंशनल बॉडी है तो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया हुआ था इस तरीके से इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है, या मोमेंट मेथड का यूज़ करके। तो जहाँ पे सेंट्रॉइड पॉइंट है प्लेन फिगर का, वहीं पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही होता है। मतलब सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है अगर आप 2 डायमेंशनल बॉडी की बात करें, प्लेन फिगर की बात करें। इसलिए 1 डायमेंशनल बॉडी या प्लेन फिगर 2 डायमेंशनल बॉडी का अलग से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो उसका सेंट्रॉइड है वही ही उस पॉइंट ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो जैसा हमने सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जब आपको बोला जाए कि किसी प्लेन फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें सेंट्रॉइड ही फाइंड आउट करना है ना। सेंट्रॉइड फाइंड आउट करें या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करें उस 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, तो एक ही प्रोसीजर है, एक ही पॉइंट है। क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करें, तो पूरा लेक्चर आप देखेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं कि 3 डायमेंशनल बॉडी का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पे उस बॉडी का पूरा वेट एक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से उस पॉइंट जिस पे वेट फोर्स एक्ट कर रहा है CG,
उसको फाइंड आउट करने के लिए हम मोमेंट मेथड यूज़ करेंगे और ये एक्स सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा समेसन ऑफ डी डब्ल्यू आई एक्स आई अपान समेसन ऑफ डी डब्ल्यू आई। डब्ल्यू क्या है, वेट है, जितने एलिमेंट होंगे उसका वेट, और एक्स क्या है, उस एलिमेंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो वेट का यूज़ करके हम एक्स सी कैलकुलेट कर सकते हैं और वाई सी भी इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई सी क्या है, सी जी का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, ठीक है। और ये हो जाएगा समेसन ऑफ डी डब्ल्यू आई वाई आई अपान समेसन ऑफ डी डब्ल्यू आई। डब्ल्यू क्या है, जो भी पार्टिकल है उस बॉडी में कंसिडर किया हुआ है उसका वेट है, और वाई क्या है, उस पार्टिकल का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। तो जितने पार्टिकल है उसका डब्ल्यू और वाई का मल्टीप्लिकेशन को हम सम करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। और डब्ल्यू क्या है, टोटल वेट फोर्स है जो इस बॉडी का एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ डब्ल्यू है तो डब्ल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए। क्लियर है, मास m पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, तो मास पता होना चाहिए, g पता होना चाहिए, तभी हम वेट कैलकुलेट कर पाएंगे। न्यूटन में वेट होता है, मास kg में होता है, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, ये पता है। वैसे ही मास के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए और साथ ही साथ डेंसिटी भी पता होना चाहिए। वॉल्यूम, इस बॉडी का वॉल्यूम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर डायमेंशन पता है तो। डेंसिटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, और मटेरियल के लिए किस मटेरियल से ये बॉडी बना ये दिया रहता है, इसलिए हमें डेंसिटी भी पता रहता है। तो वॉल्यूम v और डेंसिटी रो पता है तो इजीली हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और मास है तो वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम में हमें मास नहीं दिया रहता है, ना ही डेंसिटी दिया रहता है, हमें केवल डायमेंशंस दिए रहते हैं। तो डायमेंशंस दिए हुए हो तो उस केस में हमें वॉल्यूम का यूज़ करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, क्योंकि डायमेंशन है तो वॉल्यूम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए ऊपर जो इक्वेशन है उसको मास के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि W = mg होता है, g कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर जो इक्वेशन है एक्स सी और वाई सी का मास के टर्म में इस तरीके से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपान इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इंटीग्रेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मास हमें पता नहीं है, लेकिन मास हम वॉल्यूम के टर्म में लिखे तो v इंटू रो होगा, और रो कांस्टेंट है तो रो कैंसिल आउट होगा, और फाइनली वो इक्वेशन हमें वॉल्यूम के टर्म में मिलेगा। एक्स सी = समेसन ऑफ डी वी एक्स आई समेसन ऑफ डी वी, या वाई सी मिलेगा समेसन ऑफ डी वी वाई अपान समेसन ऑफ डी वी। वी यहाँ वॉल्यूम है, जो भी एलिमेंट है उसके वॉल्यूम का सम है। क्लियर है। तो फाइनली यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वेट का भी यूज़ कर सकते हैं, सभी एलिमेंट का, सभी एलिमेंट के मास को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वेट और मास हमें पता नहीं है तो उस बॉडी के वॉल्यूम को लेके भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आगे जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें हम मास और वेट का यूज़ करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम सीधा वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम को यूज़ करके ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। इस एक्स सी और वाई सी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है। आई होप कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉलिड का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रेगुलर सॉलिड्स हैं या स्टैंडर्ड सॉलिड्स हैं जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता रहता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इंटीग्रेशन मेथड से या मोमेंट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इंटीग्रेशन मेथड से कैसे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसका बेस का डायमीटर d, हाइट h है ना। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, बेस को x एक्सिस और लेफ्ट एज को y एक्सिस माना। इंटीग्रेशन मेथड जब आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कंसीडर करें हमेशा बेस को x एक्सिस और लेफ्ट एज को y एक्सिस कंसीडर करें,
ठीक है, मैंने बताया था कि अगर सिमेट्रिक है बॉडी तो सिमेट्रिक एक्सिस को भी आप एक्सिस मान सकते हैं, वैसा भी हम कंसिडर करते हैं, लेकिन अभी हमने जो पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बेस को एक्स माना और लेफ्ट एज को वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऐसा हम कंसिडर करके इसका एक्स सी और वाई सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक्स सी का वैल्यू सिलेंडर के लिए होगा आर और वाई सी होगा एच बाई टू। आर क्या है, बेस, इस सिलेंडर के बेस का रेडियस है डी बाई टू, एच हाइट है तो वाई सी एच बाई टू होगा। ठीक है, अब ये होगा कहाँ पे देखिए, तो एक्स सी वाई एक्सिस के एच सी डिस्टेंस पे वाई वाई डेस एक्सिस हमने ड्रॉ किया और वाई सी डिस्टेंस लेते हुए एच बाई टू ये हमने एक्स एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सिलेंड्रिकल के लिए। तो सिलेंडर सॉलिड के लिए आप याद रखिए, अगर उसका बेस डी है और हाइट एच है तो एक्स सी का वैल्यू आर होगा, रेडियस के बराबर होगा, और वाई सी का वैल्यू उसके बेस से एच बाई टू ऊपर होगा। क्लियर है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू आता कैसे है। क्लियर है। कोन की बात करें तो कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, देखिए बेस का डायमीटर डी है और इसका हाइट एच है। हमने बेस को एक्स एक्सिस मान लिया और लेफ्ट एज को हमने वर्टिकली वाई एक्स में माना। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी हमें पता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच अपान 3 होता है। एक सी का वैल्यू उसके लिए आर होता है और वाई सी का वैल्यू एच बाई 4 होता है। एक सी वाई एक्सिस से डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कि एच आर के बराबर है, बेस के रेडियस के बराबर है, डायमीटर के हाफ के बराबर है, और वाई सी एच बाई 4 है। वाई सी एक्स से वाई सी डिस्टेंस लेते हुए ये एक्सिस ड्रॉ किया, तो वाई डैश और एक्स डैश एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्लियर है, तो ये हमें इंटीग्रेशन मेथड से मिल जाता है एक्स सी और वाई सी की वैल्यू। आगे हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू आता कैसे है, अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि किसी भी स्टैंडर्ड सॉलिड के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू पोजीशन कहाँ होता है ना, एक एक्स सी और वाई सी की वैल्यू कहाँ होती है। तो कौन के लिए एक्स सी का वैल्यू आर और वाई सी का वैल्यू एच बाई 4 होता है जब हम बेस को एक्स माने और लेफ्ट से वाई एक्सिस कंसिडर करें। क्लियर है। इसी तरीके से स्फेयर की बात करें तो स्फेयर जिसका डायमीटर डी है, बेस को एक्स एक्सिस और लेफ्ट से हमने वाई एक्सिस कंसिडर किया है, तो यहाँ से देखें तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखा है, इसको आप क्यूब कर लेंगे, पाई आर क्यूब होगा। क्लियर है। और एक्स सी का वैल्यू वाई सी का वैल्यू दोनों इस स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। देखिए वाई एक्सिस से एक्स सी डिस्टेंस पे एक्स वाई डैश एक्सिस और वाई सी डिस्टेंस पे एक्स डैश एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो स्फीयर के सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये सभी 3 डायमेंशनल बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। क्लियर है। तो एक्स सी वाई सी आर मतलब सेंटर पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इस स्फीयर के लिए। ठीक है। सेमी स्फीयर या हाफ स्फीयर की बात करें जिसका डायमीटर डी है, बेस जहाँ पे प्लेन सरफेस कटा है उसको एक्स मान ले और लेफ्ट एज को वाई मान ले, तो देखें कि इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर है, आर का स्क्वायर उसको आप क्यूब कर लेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है। एक्स सी का वैल्यू आर और वाई सी का वैल्यू 3r/8 होता है। आर इस सेमी स्फीयर का रेडियस है। ठीक है। तो देखते हैं कि एक्स सी का वैल्यू आर है तो वाई से एक्स सी डिस्टेंस पे ये वाई डैश एक्सिस और एक्स से वाई से डिस्टेंस 3r/8 के बराबर है, वहाँ से एक्स डैश एक्सिस। एक्स सी और वाई एक्स डैश और वाई डैश का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस स्फीयर के लिए। क्लियर है। सेमी स्फीयर है तो इस तरीके से ये सेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमें पता रहता है। ठीक है। ये सभी वैल्यू हमें इंटीग्रेशन मेथड से मिलेगा, जैसा हमने सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया हुआ था अलग अलग स्टैंडर्ड प्लेन फिगर के लिए, उसी तरीके से अलग अलग स्टैंडर्ड रेगुलर सॉलिड के लिए इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करके हम ये सभी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को
किसी भी लाइन सेगमेंट या 2 डायमेंशनल बॉडी 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए हम कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया, और कुछ स्टैंडर्ड सॉलिड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। ये सभी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।